Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Star। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। तो उसी के तहत हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक से लिंक है। ठीक है जी। लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने डिविडेंड पॉलिसी के वोल्टर्स तक के जो थ्योरी है, वोल्टर्स की रिलेवेंस थ्योरी, वो वहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम उसी के आगे चलेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वोल्टर्स अप्रोच के वो पॉइंट पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो में नहीं आ पाए थे। उसके बाद हम गॉर्डन्स मॉडल पे जाएंगे और ये दोनों मॉडल्स के ख़त्म होते ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें एजम्पशन छूट गई थी, एजम्पशंस पढ़ते हैं क्या है, ये ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे लिंक करेगी ये। ठीक है। सबसे पहली पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म आर फाइनेंस बाय रिटेन्ड अर्निंग ओनली। मतलब कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है फर्म में वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों कांस्टेंट रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ईपीएस और डीपीएस कांस्टेंट रहने चाहिए। मतलब अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहने चाहिए। लास्ट पॉइंट, फर्म विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, वो लंबे समय तक चलेगी। इसके बाद मैथ्स का फॉर्मूला दिया था इन्होंने, जिसके थ्रू हमें पता चलता था कि हमारी कंपनी ग्रोथ वाली है या नॉर्मल है या डिक्लाइन है। तो वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, P इज़ इक्वल टू डी प्लस आर ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई, और पूरे को डिवाइड करेंगे के ई से। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसके क्या क्या पॉइंट्स है वो देखिए। P बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर, D डिविडेंड पर शेयर, R इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, E अर्निंग पर शेयर, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट। ये फॉर्मूला है मैथ का, वोल्टर्स का। अब देखिए, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। मतलब हर किसी इंसान के अंदर भी दो चीज़ होती है, एक अच्छाई और एक बुराई। तो ऐसे ही इस अप्रोच की काफ़ी अच्छी अच्छाइयाँ हमने देख ली। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों से जलते हैं या जो लोग आपकी खुशी से परेशान होते हैं। ऐसे ही वोल्टर्स अप्रोच का जब ये अप्रोच आई थी तो काफ़ी लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे, जो इसके सपोर्ट में नहीं थे। तो उन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। किन पॉइंट्स पे वो पढ़ते हैं। सबसे पहला, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। देखिए यहाँ पे जो हमने एजम्पशंस पढ़ी थी वो लिंक करेंगे। मैंने पहले बोला था क्या है नो एक्सटर्नल फाइनेंस। हमने पॉइंट पढ़ा था कि ओनली रिटेन अर्निंग से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इज़ नॉट फॉलोड बाय मैनी फर्म्स। काफ़ी सारी फर्म्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, क्या कि आप रिटेन अर्निंग से ही फाइनेंस करोगे। ठीक है जी। अगला, कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी हमने पढ़ा था, और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी हमने पढ़ा था। इन दोनों के अगेंस्ट क्या कहा जाता है, एक्चुअल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी चेंज होगा। तो यानी ये कांस्टेंट नहीं रहा अगर चेंज हुआ तो। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या है, इन एक्चुअल कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब एक्चुअल कंडीशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट नहीं रहती है। ये तीनों पॉइंट पे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद आते हैं गॉर्डन्स मॉडल पे। गॉर्डन्स मॉडल या गॉर्डन अप्रोच क्या कहती है उसको पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है, बस ध्यान से सुनने की और समझने की ज़रूरत है। तो इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ वेरी पॉपुलर मॉडल रिलेटिंग टू मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड डिविडेंड पॉलिसी। मतलब कि डिविडेंड पॉलिसी और फर्म की मार्केट वैल्यू के लिए ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। कैसे, इट सजेस्ट द डिविडेंड आर रिलीवेंट एंड डिविडेंड डिसीजन ऑफ द फर्म अफेक्ट इट्स वैल्यू। कैसे, ये बोल रहा है कि डिविडेंड जो होते हैं वो हमारे रिलीवेंट होते हैं और इसी वजह से वो हमारी जो भी फर्म की मार्केट वैल्यू है या फर्म के शेयर्स की वैल्यू है उसको अफेक्ट करते हैं। डिविडेंड डिसीजन अगर हम कोई लेते हैं तो वो अफेक्ट करता है हमारी वैल्यू को। आगे अगला पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग्स टू गॉर्डन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है इस लाइन में, ये कह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो बराबर है किसके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड। मतलब कि जो हमारी इक्विटी शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे फ्यूचर में होने वाले जो डिविडेंड होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके मैं बताऊं कि मान लीजिए अभी
आपकी जो इक्विटी की वैल्यू है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में जो डिविडेंड निकलेगा, जो हमने इसके फार्मूले से देखा है या फार्मूले से हम निकालेंगे, वो हमें डिविडेंड की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी फ्यूचर में, 125। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी फ्यूचर डिविडेंड की वैल्यू है वो प्रेजेंट में बराबर होनी चाहिए इक्विटी शेयर्स के, यही तो कह रहा है वो। तो यानी कि हम इसे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे अगर ये 100 आती है तो हमारा ये डिसीज़न बिल्कुल सही है, ठीक। अब इस लाइन को समझेंगे, अब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो हमारी आ गई ये 100, बराबर होगी किसके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड। मतलब फ्यूचर में होने वाले जो डिविडेंड है, जो होंगे फ्यूचर में 125 के, ठीक है जी, जो फ्यूचर में 125 के होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 100। तो ये होना चाहिए, इक्विटी शेयर और प्रेजेंट वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर डिस्काउंट फ्यूचर डिविडेंड एट अ हायर रेट अंडर अनसर्टेन कंडीशन विच इंक्रीज इन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। ये कह रहे हैं कभी कभार शेयर होल्डर फ्यूचर डिविडेंड के चक्कर में डिस्काउंट ले लेते हैं काफ़ी हाई रिटर्न्स पे, जिससे कि हमारी फ्यूचर में जो कंडीशंस होती है वो अनसर्टेन हो जाती हैं और हमारा अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी तक सब समझ आया होगा, एग्जाम्पल से भी क्लियर कर दिया है। अब देखिए इसकी भी कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से ये तभी पूरी होगी जब ये एजम्पशंस पूरी होंगी। कौन कौन सी हैं, पहला, नो डेप्ट कैपिटल ओनली इक्विटी कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल की बात होनी चाहिए, डेप्ट कैपिटल की बात ही नहीं होनी चाहिए, पहला एजम्पशन। दूसरा, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल, ये वाला हमने वहाँ पे ही पढ़ा था। अगला, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। अगला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ग्रोथ रेट कांस्टेंट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हमने किस में पढ़े थे, अभी इससे पहले वाली अप्रोच में वॉल्टर्स में हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। इसलिए कहा था उस वक्त ध्यान सुनना, क्योंकि लिंक करते हैं, मतलब लगभग सिमिलर है। एक आधा पॉइंट नया है, जैसे कि नो टैक्स वाला पॉइंट नया है और नो डेप्ट कैपिटल ओनली इक्विटी कैपिटल वाला नया है, बाकी लगभग सेम ही है। अगला क्या है, फार्म्स एंड स्ट्रीम ऑफ अर्निंग इन परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो फार्म है या फिर फार्म की अर्निंग है वो लंबे समय के लिए होनी चाहिए, ये भी इसकी एक एजम्पशंस मानी जाती है। आगे आता है गॉर्डन्स का फॉर्मूला। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को देखिए क्या कहता है, P इज़ इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर। अब ये सब पॉइंट्स क्या पढ़ लेते हैं। P है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, E है अर्निंग पर शेयर, B है रिटेंशन रेशो और के ई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं जब हमें गॉर्डन्स की अप्रोच को यूज़ करके डिविडेंड निकालना होता है, ठीक है जी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।